हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये आईसीएसई बोर्ड का कॉमर्शियल एप्लीकेशन का एक चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर बेसिकली मेरे बुक के हिसाब से मैं बात करूँ तो चैप्टर 11 है। ओके, तो अपन इसको क्या करेंगे, वन शॉट में कवर करेंगे और जितनी डिटेल में हो सकता है मैं जाने की कोशिश करूँगा, राइट। बट दिस इज़ नॉट अ रेगुलर लेक्चर, तो मैं आपसे भी थोड़ी कोऑपरेशन की गुंजाइश चाहूँगा कि आप भी घर से पढ़ के आए हो, ठीक है, और आपने एक बार एटलीस्ट डिटेल में इसकी पढ़ाई करी है, चाहे जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। अगर मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हो या मेरे ऑनलाइन को पेड कोर्स के अगर स्टूडेंट हो, हाउएवर अभी मेरी ऑनलाइन नहीं है कोर्सेस अवेलेबल, बट हाँ, जब 2026 में 27 में जब तुम इस लेक्चर को देख रहे हो तो क्या पता है अवेलेबल हो, क्योंकि 26 में मेरी कोर्स ये अवेलेबल होगी मेरे वेबसाइट पे www.vedar.com पे, या फिर आप हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। दूसरी बात बेटा, ये बुक की पीडीएफ मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखी है वेदांत लर्निंग ऐप पे, जाकर के उसे डाउनलोड कर लीजिए। क्लास आईसीएसई बोर्ड के सेक्शन में जाकर 10th में जाओगे तो वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हार्ड कॉपी भी चाहिए तो हार्ड कॉपी आप क्या कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे टीम को मैसेज कर सकते हो, जिसकी नंबर आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा 63885560 ओके 77। इस नंबर पे मैसेज करोगे, आप इस नंबर पे मैसेज करके इस बुक को अपने घर पे मंगवा सकते हो। कलरफुल फॉर्मेट में आपको ये घर पे डिलीवर होती है, प्लस इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और पीडीएफ में आपको पीवाईक्यूज भी व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाता है, जिससे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाते हो। और जो भी डाउट्स होते हैं तो आप पूछ सकते हो उसी व्हाट्सएप टीम पे, आप अगर फॉरवर्ड कर दोगे तो वो डाउट मेरे तक पहुंच जाएगी, जिससे मैं आपके डाउट को भी हल कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इस बुक को बाय करते हो तो जस्ट आप एक बुक बाय करते हो, जैसे ऑर्डिनरली हम लोग रोड पे जाके दुकान पे जाके बुक को बाय करते हैं एंड दैट्स इट, हो गया, फिर राइटर से मेरा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको कोई भी डाउट आती है इस बुक के रिगार्डिंग तो वहाँ पे मैं आपके साथ रहूँगा, राइट। चलो आगे स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। चलो ध्यान देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग एचआरडी बोलते हैं। तो क्या एग्जाम में सर एचआरडी लिख सकते हैं क्या अपने आंसर में, तो आंसर इज अ बिग नो, कभी भी नहीं, भूल जाओ, ठीक है ना। एचआरडी हमारे तुम्हारे समझने के लिए है, वो घर पे ही रहे, घर की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही रखना, एचआरडी वाली टेक्नोलॉजी हमारे घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इज ए स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, ये क्या है बेटा, एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है फॉर हेल्पिंग द एम्प्लॉय डेवलप देयर स्किल। स्ट्रैटेजिक मतलब सोचा समझा साजिश, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो सोच समझ के बनाया गया बेसिकली फ्रेमवर्क है बेटा, ओके, जो एम्प्लॉय को हेल्प करता है उनके स्किल्स को डेवलप करने में, ठीक है ना, ओके, उनकी नॉलेज को डेवलप करने में, उनकी एबिलिटी को डेवलप करने में और इन्हेंस करने में, और उनके परफॉर्मेंस को और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी। मतलब एक बंदा है, सोचो तुम बचपन से हो, जन्म लिए, अगर मम्मी पापा तुमको क्यों पढ़ा रहे, क्यों तुमको स्कूल भेज रहे, क्यों तुमको अलग अलग कोर्सेज में इनरोल करवाती है, रीज़न बस एक होता है कि आप उन चीज़ों को सीख पाए, ओके। अगर आप नई चीज़ों को नहीं सीखोगे तो आपकी स्किल डेवलप नहीं होगी, नई चीज़ों को समझने की क्षमता आपके अंदर नहीं आएगी और लाइफ में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। वैसे ही एक बंदा, आपके मम्मी पापा भी मान लो एक पल को जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, तो कहीं ना कहीं सोचो एक समय था जो नॉर्मली मैनुअली काम हुआ करता था, रजिस्टर में पेन कॉपी से काम करते थे, लेकिन एक समय आया कंप्यूटर आ गया तो लोगों को कंप्यूटर सिखाना पड़ा ना, हर कोई जन्म से सीख के नहीं आता, तो उनको कंप्यूटर की नॉलेज देनी पड़ी। जब उन लोगों ने कंप्यूटर चलाना सीखा, काम को फास्ट तरीके से करना सीखा, तो क्या हुआ, ऑल ओवर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो गई, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो गई और एम्प्लॉय के अंदर एक नया स्किल भी आया। आज के समय में देखोगे सेम रिवॉल्यूशन तुम्हारे सामने चल रहा है। आप देखोगे आज एआई का ज़माना आ चुका है और बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को एआई के बारे में चीज़ों को सिखा रही है कि कैसे आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्क फ्लो के अंदर, जिससे आपकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो 2x 3x हो जाए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इससे बेनिफिट सबका है, एम्प्लॉय का भी बेनिफिट है, उसको कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट निकल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट है क्योंकि उसका भाई ज़्यादा आउटपुट निकलेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी उतनी हो सकती है, ओके। और तो और यहाँ पे एम्प्लॉय को कुछ नया सीखने भी मिलता है, जिसको स्किल नॉलेज और एबिलिटीज़ कहते हैं। समझ में आया। इट फोकस्ड ऑन द इम्प्रूविंग द वर्कफोर्स कॉम्पिटेंसी, ये क्या करता है, फोकस करता है जो हमारे वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मतलब हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ जाए। और इसको कैसे करते हैं सर, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको करियर डेवलपमेंट करवाते हैं और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं कि भाई साहब अगर जो अच्छे से नहीं कर रहा उनको डांट लगाई जाए। मतलब सर स्कूल में ही डांट नहीं पड़ती, कंपनियों में भी डांट पड़ती है, ओके, उनको भी डांट पड़ती है, उनको भी ज़रूरत पड़ा, जैसे तुम्हें तो भाई साहब ऑब्वियसली पीट सकते हैं, लेकिन उनको जॉब से निकाल दिया जाता है।
अगर मेहनत नहीं करोगे तो, ठीक है। तो रियल लाइफ में हर जगह मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। ये कहीं पे नहीं सोच सकते कि हम बस बैठ के टाइम पास करें और मेरा काम हो जाएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि दुनिया में हर कोई जहाँ पे भी है वो मेहनत कर रहा है, किसी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। बस फ़र्क ये रहता है कि कोई छोटे लेवल पे कर रहा है, कोई बड़े लेवल पे कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन हर कोई कर रहा है, ओके। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एचआरडी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और यहाँ पे मेरी बुक की बोलते हैं ना स्मार्ट बुक का स्मार्टनेस आती है कि यहाँ पे मैंने कोई भी पैरा फॉर्म का यूज़ नहीं करा है। यहाँ पे सरल साधारण एग्जाम्पल के साथ यूज़ किया कि कोई बच्चा घर पे भी खुद भी बुक को पढ़ता है तो उसको अवेलेबल हो, चीज़ें बेसिकली आसान तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना, ओके। HRD बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब मैंने जब भी एक्रोनिम यूज़ किया HRD, तुम्हें एग्जाम में यूज़ करना है क्या सर? नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओके। चलो, HRD इज़ नॉट जस्ट अ सीन ऑफ अ रैंडम एक्टिविटीज़। ये रैंडम एक्टिविटीज़ नहीं होता, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है जिसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होते हैं, जिसमें ट्रेनिंग होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब किसी के परफॉर्मेंस को देख के उसको प्रमोट करना, उसको क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल। कई बार उसको एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, पैसे के फॉर्म में रेमुनरेशन प्रोवाइड कराना है, बोनस देना, उसको पोजीशन से क्या करना, उसको प्रमोट कर देना, ये सारे आते हैं। करियर प्लानिंग, कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय किसी बिजनेस के अंदर काम कर जाता है, उसका भी करियर है, वो फ्यूचर में नहीं चाहेगा कि आज जिस पोजीशन पे काम करे आज से 10 साल बाद भी उसी पोजीशन पे काम करे, वो चाहेगा कि मेरी भी ग्रोथ हो, तो उसको करियर प्लानिंग बोलते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म होता है जहाँ पे कंपनियाँ फीडबैक लेती है अपने एम्प्लॉय से भी, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन विद HRM। HRM क्या होता है? वही तुम्हारा वर्क्स अलॉन्गसाइड रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन एंड एम्प्लॉय रिलेशन। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। HRM का मतलब क्या है बेटा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटीग्रेट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली हर एक कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। बेसिकली जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको देखना, उनकी ज्वाइनिंग कैसे होनी है, उनको सैलरी कैसे मिलेगी, उनकी रिलेशन कैसे रखने हैं, उनको छुट्टियाँ कैसे मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है इंटीग्रेटेड होता है HRM के साथ। मतलब HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। जिसको फुल फॉर्म में याद नहीं रहेगा आप यहाँ पे लिख सकते हो, लिख लेना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। मैं ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो जो भी चीज़ सिखाई जाती है लोगों को भाई उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से सिखाई जाएगी। अगर मेरी कंपनी IT में काम करती है, टेक्नोलॉजी में काम करती है, तो मैं उससे रिलेटेड हर वो जानकारी मैं अपने एम्प्लॉय के साथ देना चाहूँगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। अ कंपनी यूज़ करती है कॉम्बिनेशन ऑफ ई-लर्निंग, मेंटोरशिप, लीडरशिप प्रोग्राम सिस्टमेटिकली, जिससे वो क्या कर सके, डेवलप कर सके स्किल एट द ऑल द लेवल। सारे लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, देखो लेवल एम्प्लॉयज़ भी देखो एक लेवल पे नहीं होते हैं, वो वेरियस लेवल पे होते हैं। जैसे कि आप देख लो क्लर्कियल लेवल पे हो गए, सुपरवाइजरी लेवल पे हो गए, मैनेजर लेवल पे हो गए। तो सारे लेवल के एम्प्लॉयज़ को हमें एजुकेट करना है। ऐसा नहीं है कि केवल एक लेवल के एम्प्लॉयज़ को कर देंगे आगे तो हो जाएगा। अल्टीमेटली हाँ डिपेंड करता है कि मुझे किसको क्या सिखाना है, वो वेरी कर सकता है। बट हाँ एक को केवल सिखा के बाकी सबको आप लोग बोलते हैं ना लेफ्ट ओवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो HRD इज़ अ कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस। देखो ये कोई ऐसा नहीं है जैसे पढ़ाई सालों भर करना पड़ता है तब आप जा करके एग्जाम देते हो। बीइंग अ टीचर मुझे सालों भर पढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम के बस 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया और साल भर की फ़ी मुझे कोई दे देगा, नहीं होगा भाई साहब। साल भर पढ़ा तो पेरेंट्स फीस नहीं देते हैं, बच्चे फीस नहीं देते हैं। बेसिकली पेरेंट्स फीस देने से भागते हैं। यहाँ पे 2 दिन पहले तो पढ़ाते हैं तो कोई भी फीस ही नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कहीं ना कहीं HRD इज़ अ कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस। ये साल भर करना पड़ता है आपको। लर्निंग एंड ग्रोथ इन HRD नेवर स्टॉप, कभी भी स्टॉप नहीं होता, ठीक है ना। इट इज़ एन ऑन गोइंग साइकिल डैट इंक्लूड्स द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसमें लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर सिखाना पड़ता है। रेगुलर ट्रेनिंग चाहिए होती है समय समय पर, और फीडबैक और इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ पे 360 डिग्री फीडबैक चाहिए होता है। IT कंपनी रेगुलरली अपस्किल करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे मार्केट में आया है, AI टूल्स आया है, इसको लेकर के, ठीक है। उसके बाद HRD एम्स एट डेवलपिंग द एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी। देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या करता है, हमारे एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना, उनकी क्षमता को बढ़ाना। जैसे उनकी टेक्निकल स्किल्स हो जाती है, सॉफ्ट स्किल्स हो जाती है, जैसे कम्युनिकेशन करना, लीडरशिप, टीम वर्क, ठीक है ना। टेक्निकल स्किल में जॉब स्पेसिफिक एक्सपर्टीज हो सकती है, जैसे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग फॉर इंजीनियर्स हो जाते हैं। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज हो जाती है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी की बात होती है। अडेप्टिबिलिटी, समय के साथ कैसे अडेप्ट करना है आपको। इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों के बारे में
सिखाते हैं। एग्जाम्पल जैसे अ सेल्स टीम अंडर गोज द नेगोशिएशन ट्रेनिंग टू इंप्रूव द डील क्लोजिंग एबिलिटीज। कहीं ना कहीं देखो सेल्स टीम को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो नेगोशिएशन अच्छे से कर पाए और डील जो है उसको क्लोज करके आए। ऐसा ना हो कि क्लोज बिना किए आ जाए। क्लोज का मतलब ऐसा नहीं डील खत्म, मतलब डील को पक्की करके आना, हाथ मिला के आना, डील एक फाइनलाइज करके आना, उसको क्या बोलते हैं, डील क्लोज करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। HRD कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशनल वेलबींग एंड मोटिवेशन एंड प्राइड। ये क्या करते हैं, प्रोफेशनली वेलबींग और मोटिवेशन और प्राइड पे फोकस करते हैं। जैसे करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सॉरी मेरा जुबान लड़खड़ा रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलो, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जिसमें प्रमोशंस, स्किल सर्टिफिकेशंस, लीडरशिप प्रोग्राम्स को करा जाता है। दूसरा, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स दी जाती है। अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको, जैसे बोलते हैं ना, एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम किया तो उसको 4 दिन के लिए मालदीव भेज दिया, बैंकॉक भेज दिया घूमने के लिए। ठीक है ना, अप्रिशिएट करना, बोलते हैं ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वगैरह का सब टैग देना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोनस दे देना, ये सारी चीज़ें, मूवी घुमा देना, मतलब ऑब्वियसली बात है उनके फैमिली को टिकट दे देना कि जाइए आप मूवीज़ देख करके आइए, बहुत अच्छा आपने काम करा है, जिससे आपकी जो एम्प्लॉय की मोरल है उसको बूस्ट मिलता है, उसको फील होता है कि नहीं मेरी भी वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय फील वैल्यूड व्हेन द कंपनी इन्वेस्ट इन देयर ग्रोथ। एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा वैल्यूड फील करता है जब कंपनी क्या करता है, इन्वेस्ट करता है अपने उनके ग्रोथ में। ठीक है ना, एम्प्लॉय को लगता है कि नहीं यार, जैसे पेरेंट्स तुम्हारे लिए ग्रोथ इन्वेस्ट करते थे, तुम्हें लगता है नहीं पेरेंट्स तुम्हारे लिए सोचते हैं, वैसे सोचो कंपनी जो है वो भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सोचती है, क्योंकि उस समय कंपनी क्या है, एज अपने एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एज अ गार्जियन के तौर पर रोल प्ले करती है। ठीक है, जैसे गूगल्स 20 टाइम्स पॉलिसी अलाउ एम्प्लॉय टू वर्क ऑन अ पैशन प्रोजेक्ट इंक्रीजिंग द मोटिवेशन एंड इनोवेशन। मतलब गूगल क्या बोलता है कि भाई साहब एम्प्लॉय कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो पहले एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा, कौन कौन इसको लेके काम करने के लिए एक्साइटेड है वो आ जाओ, जिससे लोग जो एक्साइटेड बंदे वहीं आएंगे काम करने के लिए, जिससे और भी अच्छे तरीके से काम हो पाता है। ओके, ऐसा नहीं कि किसी को भी पटक के दे दिया, बोले कि ले भाई कर, तेरे को करना पड़ेगा, तू चाहे या ना चाहे करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे आता है HRD यूजर्स इन अ गुड एम्प्लॉय सेंटर्ड इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट। देखो HRD फॉस्टर द वर्क प्लेस वेयर द एम्प्लॉय फील एम्पावर्ड, वो एम्पावर्ड फील करते हैं, इंगेज्ड फील करते हैं और खुद को एक महत्वपूर्ण फील करते हैं कि नहीं हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू है। राइट, पार्टिसिपेटिव कल्चर, जहाँ पे सारे एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करवाया जाता है। अब सोचो ना, स्कूल में कुछ हो रहा हो या फिर घर में कुछ हो रहा हो, ठीक है, अब मम्मी पापा तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारा इस पर क्या राय है, तो तुम भी सोचोगे अरे मेरी भी घर में इज्जत है, तो कहीं ना कहीं वैसे ही एम्प्लॉय को भी फील होता है। वर्क लाइफ बैलेंस आपको देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि पकड़ के रगड़ दिए कपड़े की तरह, धोबी की तरह, गधे की तरह, ना गधे बोलते हैं धोबी का गधा है, ना घर का ना घाट का, वैसा नहीं होना चाहिए। इंसान को इंसान के साथ ट्रीट करना चाहिए। पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर, वहाँ पे पॉजिटिव वर्क प्लेस होना चाहिए, इनकरेज कोलैबोरेशन होना चाहिए, डाइवर्सिटी होना चाहिए। लेकिन कॉर्पोरेट में देखोगे बहुत ज़्यादा आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, लोग एक दूसरे को पीछे करने में लगे रहते हैं, एम्प्लॉय और जो आपका बॉस होता है उसकी चाटने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए होता है वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बेकार वर्क कल्चर का एग्जाम्पल होता है। ओके, तो ये देखना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो ना, कंपनीज लाइक जेपोस फोकस ऑन द एम्प्लॉय हैप्पीनेस थ्रू द टीम बिल्डिंग। तो इसी वजह से हम लोग को कहीं ना कहीं ओपन कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग पर ज़्यादा फोकस करना होता है, जिससे लोग आपस में कॉम्पिटिटिव होकर देखो काम करें। कंपटीशन भी जरूरी है, नहीं तो एम्प्लॉय कॉम्पिटिटिव नहीं होकर काम करेंगे ना तो अल्टीमेटली वो उनके फिर जो आउटपुट है वो घटने लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बट दूसरी चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ना वो टीम बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि देखना यूनिटी द पावर ऑफ स्ट्रेंथ, आपने पढ़ा है ना, यूनिटी द पावर ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हम लोग यूनाइटेड ही नहीं है तो फिर भाई आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शन एंड HRD। अब देखो ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शन और HRD में क्या डिफरेंसेस है, याद रखना। द शिफ्ट फ्रॉम अ पर्सनल मैनेजमेंट PM टू द HRD रिफ्लेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ वर्कफोर्स मैनेजमेंट। जैसे पहले ज़माने में हर एक चीज़ पेन कॉपी पे हुआ करता था, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा लोग कंप्यूटर पर स्विच कर गए, वैसे ही पहले पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शन हुआ करता था जो ट्रेडिशनल तरीके से हुआ करता था, वो आज के समय में हट गया है और HRD बन चुका है। ठीक है ना, क्योंकि समय के साथ इवोल्यूशन हो गया, कंपनी बढ़ा, लोगों का सोच बदला, नए नए स्टार्टअप्स आए तो उन्होंने सोचा कि नहीं हम लोग एम्प्लॉय को भी वैल्यू देते हैं। देखो स्टार्टअप्स का ही सब कॉन्सेप्ट था, ट्रेडिशनल बिजनेस कभी भी कुछ खास एम्प्लॉय के लिए नहीं कर पाया है। जब भी नए स्टार्टअप्स आते हैं वो सारे चीज़ों को देखते हैं। जैसे ऊपर गूगल की बात की, गूगल क्या था जो स्टार्टअप था, फेसबुक क्या है जो मेटा है वो स्टार्टअप है, आप माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप रहा है। तो स्टार्टअप कल्चर तुमको ये सब नए नए जो कॉन्सेप्ट है उसको ट्राई करते हैं। फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लाइंस फोकस्ड अप्रोच टू स्ट्रैटेजिक एम्प्लॉय सेंटर्ड वन, मतलब जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लाइंसेस था, मतलब कि तुम काम करके तो दैट्स इट। अब स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय सेंटर हो गया कि एम्प्लॉय से पूछा जाए कि भाई तू थक तो नहीं गया,
पानी तो पी ले, काम करवाएंगे तेरे से, लेकिन थोड़ा सा बोलते हैं ना प्यार से, ओके, वो वाला सिचुएशन होता है। जैसे साइंटिफिक वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच, साइंटिफिक मतलब इसी की एचआरडी की बात हो रही है। एक पर्सनल मैनेजमेंट ये फॉलो करता था ट्रेडिशनल रूल्स बेस्ड अप्रोच को, इन्फोर्स करता था पॉलिसी, तुम मानो या ना मानो एम्प्लॉय को करना पड़ेगा, एम्प्लॉय पे बोलते थोपा जाता था चीज़ें। डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेबर लॉ के हिसाब से चलते थे, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होती थी। ट्रीट एम्प्लॉयज़ एज अ कॉस्ट टू बी मैनेज, मतलब भाई साहब एम्प्लॉय को बोलता था इतना दे रहा था तुमसे वसूलेंगे जरूर, एकदम ऐसा हालत ख़राब कर देता था एम्प्लॉय का। जहाँ पे इनोवेशन भी ज़्यादा रही थी, एम्प्लॉय भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता था, बोलता था यार वो लोग परेशान करते, जितना काम दिया उतना करो, बात खत्म, ठीक है। लेकिन एचआरडी क्या करता है, साइंटिफिक डेटा ड्रिवन अप्रोच पे काम करता है, लोगों के स्किल डेवलपमेंट, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट पे फोकस करता है। ये वैल्यूबल एसेट टू बी नर्चर्ड, यहाँ पे वैल्यूबल जो अच्छे इंप्लॉयज़ हैं उनको ध्यान देता है। फालतू इंप्लॉयज़ को तो भगा ही देगा ऑब्वियसली पता, लेकिन अच्छे इंप्लॉयज़ उनको प्रमोट करके आगे बढ़ाना। देखो गूगल में सुंदर पिचाई सीईओ बन पाया, क्यों? एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन किया था, लेकिन वो अच्छे से काम किया, गूगल ने उसको एसेट बना दिया, सीईओ बना दिया। माइक्रोसॉफ्ट में देख लो, सत्या नडेला सीईओ बन गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके से काम किया, और जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो अपने एम्प्लॉयज़ को देख पा रही है, समझ पा रही है कि बंदा हीरा है, इसको उठाओ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पीएम इंश्योर करता था एम्प्लॉय फॉलो करे अटेंडेंस रूल, भाई साहब, लेकिन एचआरडी एनालिटिक्स इंप्रूव करता है कि भाई बंदा दिन में 4 घंटे काम कर रहा है लेकिन 40 घंटे के बराबर करके जा रहा है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वालिटी पे फोकस करता है। इन शॉर्ट ये जो तुम्हारा था ये क्वांटिटी पे फोकस करता था, और ये तुम्हारा क्वालिटी पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है? क्वालिटी पे फोकस करता है, ओके। स्टैंड अलोन वर्सेस इंटीग्रल फंक्शन, मतलब जो तुम्हारा ये जो पीएम है ये बोलता है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के बारे में बात करता है, ये लिमिटेड इंटरेक्शन रखता है विद अदर बिजनेस यूनिटेड। लेकिन एचआरडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड, साथ में रह के काम करेंगे, वर्क क्लोजली विद द लीडरशिप, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस, सारे को साथ मिल के काम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो हम साथ है, और यहाँ पे लिख दो हम आपके हैं कौन, मतलब भाई कौन है तू, इसमें हम साथ है, वो वाला थोड़ा अप्रोच बदलता है। आगे रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होता है? रिएक्टिव रिस्पॉन्ड टू द इशूज, रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, हैंडलिंग द ग्रीवेंसेस। यहाँ पे देखो पीएम में क्या होता था, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता था तो उसको रिजॉल्व करते थे, हैंडलिंग करते थे, मतलब रिएक्टिव, कोई प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व करेंगे, वरना कान में तेल डाल के सोएंगे। ये फोकस करता था मेंटेन करने में, कंप्लाइंसेस रूल है तो यार फॉलो कर लो, दैट्स इट, ज़्यादा सरदर्द नहीं लेना। लेकिन एचआरडी जो है वो प्रोएक्टिव है, एंटिसिपेट करता था कि फ्यूचर में कुछ कांड होगा तो अभी सॉल्व कर दो भाई साहब। ये फोकस करता था प्रिवेंटिव मेजर्स पे, जैसे लीडरशिप पाइपलाइन पे, सक्सेशन पाइपलाइन पे, सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, ठीक है। पर्सनल मैनेजर वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपर में क्या डिफरेंसेस होता है? देखो पर्सनल मैनेजर क्या होता है, रूल को इन्फोर्सर्स होता है, मतलब रूल को इन्फोर्स करवा देगा, डे टू डे एडमिन टास्क करवाएगा, पेरोल अटेंडेंस ये सारे काम करवाता था, ट्रांजेक्शनल काम करवाता था, जो प्रोसेस ड्रिवन होती थी। लेकिन एचआरडी प्रोफेशनल क्या करता है? मेंटोर की तरह काम करता है, कोच की तरह काम करता है, ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे, ये ट्रांसफॉर्मेशनल पे काम करता है। आज के समय बताऊँ, एग्जांपल बताऊँ, बीइंग अ स्टूडेंट, आज के समय में ना जो कोचिंग पे टीचर है, जैसे मैं बात करता हूँ, मुझे बहुत बच्चे कॉम्प्लीमेंट देते हैं मेरे ऑफलाइन बैच में भी, आई एम नॉट, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एक पल के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत बच्चों ने कॉम्प्लीमेंट दिया, और बहुत टीचर्स को ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मैं देखता हूँ ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे उनके पीछे मतलब बच्चे बोलते रहते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हर एक चीज़ समझा देते हो, मज़ा आ जाता है आप, लेकिन स्कूल में नहीं समझता, स्कूल के टीचर नहीं पढ़ा पाते, स्कूल के टीचर से पूछो 2 सवाल तो डांट देते हैं, और यहाँ पे ऑफलाइन में है बच्चे बोलते हैं सर आपसे कितनी भी पूछो आप कभी गुस्सा क्यों नहीं होते, उनका हमेशा रहता है आप गुस्सा ही नहीं होते, ठीक है ना। और वहाँ स्कूल के टीचर से 2 सवाल पूछ दिया तो स्कूल वाले टीचर तो हमें डिमोटिवेट करते हैं, तुम लोग तो इतने पागल हो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम लोग पढ़ाई छोड़ देने चाहिए, ये वो। एक बच्चा मुझे लिटरली कुछ दिन पहले बता रहा था कि स्कूल के टीचर से बस उसने दोबारा पूछ लिया कि सर इसका मतलब क्या होगा, एक बार फिर प्लीज़ बता दीजिए। वो टीचर ने उसको इतने बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया, ठीक है। और कुछ खास नहीं था, टीचर 2 बार एक कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट हम लोग पढ़ाते हुए 2 से 3 बार समझाते हैं कि बच्चे को 3 बार एटलीस्ट समझ में आ जाए, उसके बाद पूछा जाता है कि बच्चों कोई डाउट हो तो बताओ। और वहाँ पे टीचर ने एक बार में एक मैथमेटिक्स का, आप लोग का मैथ्स होता है ना, आईसीएसई बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ, अपने सिटी में जो स्कूल उसकी, एक मैथ्स का बस एक टॉपिक का, ट्रिग्नोमेट्री 9th में है ना, आई थिंक 9th का बच्चा था वो, 9th में सर ट्रिग्नोमेट्री 9th या 10th में, मैं मैथ्स पढ़ाता नहीं तो मुझे याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक था,
उसने बस एक चैप्टर पढ़ा, मतलब एक दो क्वेश्चन कराया टीचर ने, अब पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। वो भी एक दो क्वेश्चन क्या था, वो इलस्ट्रेशन के टॉपिक थे जो ऑलरेडी सॉल्व होते हैं बुक के अंदर। मतलब बोर्ड पे लिखने का भी कष्ट नहीं करा टीचर ने, बस मुंह पे बोला कि देखो ये ऐसे ऐसे होता है, दैट्स इट्स, हो गया। बच्चे को ऑब्वियस ही बात है, नहीं समझेगा। और जब नहीं समझेगा तो बच्चा पूछेगा, जब पूछा तो उस पर डांटना चालू कर दिया कि तुम लोग पेरेंट्स का बस बोलते घर पे बैठ के खाते हो, ये है ना जाने कितने गलत गलत बात हो। बच्चा यहाँ पे आके बता रहा था, मुझे बुरा लग गया। तो कहीं ना कहीं ये पुराने ज़माने वाला सोच है कि नहीं है। बीइंग अ टीचर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी कि बच्चा पूछ रहा बता देते हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे ना एचआरडी प्रोफेशनल में और इसमें यही फ़र्क है। यहाँ पे हम लोग कोचिंग में मेंटोर सिर्फ देते हैं, कोच करते हैं, बच्चों को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे काम करते हैं, बच्चों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेकिन कोई स्कूल वाले रूल इन्फोर्स करते हैं, इतनी सिलेबस इतने दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए, आपकी 75% अटेंडेंस आनी चाहिए, उससे कम रहा तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, और फीस पूरी देना पड़ेगा भाई साहब, फीस नहीं दोगे तो तुमको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। होमवर्क पूरी का कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, जो होमवर्क करवाया करके आओ। अब मुझे नहीं पता कैसे होगा क्या होगा, मुझे दैट इज़ नॉट माई कंसर्न, तुम समझो तुम्हारा काम समझे। और स्कूल के टीचर्स अगर बैठे हैं तो वो देखेंगे नहीं बन रहा तो मेरे कोचिंग में आओ, कोचिंग में आओगे वहाँ फीस दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले हम तुम्हें क्वेश्चन बता दिया करेंगे, ठीक है। बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट गया भाड़ में, क्वेश्चन एक दिन पहले बता देंगे जो तुम आंसर रट के आप एग्जाम में आ जाओगे। और तो जब तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे स्कूल के रिजल्ट में तो तुम्हारे मार्क्स हम इलिजेंटली बढ़ा देंगे, वही जो बच्चे मुझसे कोचिंग नहीं कर रहे हैं वो उनके मार्क्स घटा देंगे। तो ये तरीके से छपरी वाला काम करते हैं स्कूल के टीचर तुम्हारे हो गए, यहाँ पे लिख लो। और यहाँ पे तुम्हारे कोचिंग टीचर जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जहाँ पे तुम केवल इसलिए पढ़ते हो कि वहाँ पढ़ाई होती है, उनके पास ये बहाना नहीं होता है कि तुम्हारे स्कूल में। और तुम अगर मान लो कोई बच्चा इनकी कोचिंग छोड़ देता है स्कूल वाले टीचर्स की, तो उनके तो लंका लग जाती है, एग्जाम में इतने फेल होगे कि पूछो मत। लेकिन वही कोचिंग वाले के पास तुम इसलिए पढ़ते हो कि भाई पढ़ा रहा अच्छा है, जिस दिन नहीं समझेगा तुम छोड़ के चले जाओगे, यू डोंट इवन केयर अबाउट हिम। कोचिंग के टीचर के साथ सौतल्या व्यवहार सबसे ज़्यादा बच्चे ही करते हैं, कई बार पेरेंट्स बेसिकली ज़्यादा करते हैं, बच्चों को तो नहीं बोलूँगा, पेरेंट्स ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है हम तो पैसा दे रहे हैं। स्कूल में जाके पूछो ना, कोविड में दिया ना, तुमसे लूटा ना पैसा, क्या कर लिया तुम लोगों ने। जहाँ पे एक टीचर तुम्हारे लिए मेहनत करता है वहाँ पे तो फीस तुम्हारी जो रिलेवेंट फीस मांगो वो भी नहीं दिया जाता। और यहाँ पे स्कूल वाले जब लूट रहे होते हैं तो तुम्हें वहाँ पे सुकून मिलता है, क्यों? क्योंकि हमें 4 लोगों के सामने बोलने को मिलता है ना, हमारा बच्चा इतने बड़े ICSE बोर्ड में पढ़ता है। तो जैसे करनी वैसी बढ़नी वाला वैसा वाला सिचुएशन है। चलो खैर, एक एग्जाम्पल के लिए सॉल्व किया, मेरा हाँ था मेरे मन अंदर फ्रस्ट्रेशन, मैंने वो निकाल दिया, ठीक है, ओके। लेकिन जेन्युइन बात है, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये जेन्युइन बात है, ये हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नैरो वर्सेस वाइड एंगल व्यू। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये तुम्हारा PM जो होते हैं नैरो फोकस्ड होते हैं, ठीक है ना, हाई पेरोल कंप्लाइंसेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इनका शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होता है, एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर लिख के स्कूल वाला एग्जांपल बताया ना वैसा वाला, जैसे ये लोग बोलेंगे एक दिन ये काम है बस कर लो हो गया, मतलब ज़्यादा दूर का सोच नहीं पाते हैं। लेकिन HRD क्या होते हैं, दूर का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट अप्रोच। देखो पर्सनल मैनेजमेंट वाले जो क्या होते हैं, कंट्रोल ओरिएंटेड होते हैं, लोग कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं, रूल्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं, रिजिड होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक होते हैं तुम्हारे पास, मतलब पहुंच है तुम्हारे पास तो करो, थोड़ा अपना पर्सनल पॉलिटिक्स भी करते हैं, किसी इंप्लॉय से दुश्मनी है, मतलब पसंद नहीं करता है सर तो उसको परेशान भी करते हैं। एम्प्लॉय इज इक्वल टू रिसोर्स टू मैनेज, बस इनको एम्प्लॉय एज अ सादा एक रिसोर्स दिखता है कि भाई इसको यूज़ किया, यूज एंड थ्रो वाला यूज़ करते हैं। एम्प्लॉय को बस लाइक सामान है यूज़ करो फेंक दो वैसा वाला ट्रीट करते हैं। लेकिन HRD में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे डेवलपमेंट ओरिएंटेड होते हैं, फ्लेक्सिबल एडेप्टिव होते हैं, और एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट टू डेवलप होते हैं, ठीक है, ओके। एम्प्लॉय को एज अ इन्वेस्टमेंट देखा जाता है कि इनको और ज़्यादा सिखाएंगे तो और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये सोचा जाता है। ट्रेडिशनल पर्सनल फंक्शन वर्सेस HRD। देखो PM में क्या होता है, कंप्लाइंसेस ड्रिवन होता है, शॉर्ट टर्म फोकस होता है, ठीक है, और कॉस्ट सेंटर होता है, मतलब कि यहाँ पे मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है कि हम लोग खर्च कम से कम करें। लेकिन HRD में ग्रोथ ड्रिवन होता है, लॉन्ग टर्म फोकस होता है, और प्रॉफिट सेंटर बनाया जाता है, जहाँ पे इन्हांस किया जाता है इनके परफॉर्मेंस को, बिजनेस के सक्सेस को, ठीक है। आगे आता है, देखो एग्जाम्पल मैं नहीं पढ़ रहा, ये तुम भी पढ़ सकते हो, बाकी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल ले लो ना, टर्मिनेट अंडर परफॉर्मिंग, यहाँ पे इंप्लॉय अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो इसको डायरेक्ट निकाल दिया जाता है नौकरी से। और यहाँ पे अगर इंप्लॉय थोड़ा खराब परफॉर्म करता है तो पहले इसको कोच की जाती है, उसको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, अप स्किलिंग की जाती है, इंप्रूव करवाया जाता है उसका परफॉर्मेंस को। लेकिन कुछ इंप्लॉयज़ भी देखो ऐसा होता है कि जो ठान लेते हैं कि हमको करना ही नहीं है कुछ, हमको बस फ्री का बैठ के खाना है, जैसे गवर्नमेंट इंप्लॉयज़। एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ सच एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल ऑफ यूजलेस पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ क्या होते हैं, यूजलेस होते हैं, तो वो बस बैठ के खून चूसते हैं टैक्स पेयर्स का, ठीक है ना, टैक्स पेयर्स का खून चूसते हैं।
तो ये बेसिकली क्या होता है, इनको भाई कुछ भी सिखा दो ये सीखना ही नहीं चाहेंगे, तो इनको नौकरी से निकाल देना चाहिए, ये तो डिजर्व करते हैं। बाकी नॉर्मल केस में बात करते हैं तो भाई उनको एक मौका देना चाहिए ज़िंदगी में, हर किसी को मौका मिलता है। ओके, अगर उस मौके का वो इस्तेमाल कर लेता है तो क्या बुराई है, लेकिन अगर मौके का इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो फिर बुराई है, ठीक है, फिर बुराई है। चलो आगे बात करते हैं, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या ज़रूरत है सर एचआरडी की? तो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है बेटा एचआरडी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, जो फॉस्टर करता है एम्प्लॉय की ग्रोथ को, इम्प्रूव करता है आपके वर्क प्लेस कल्चर को और ड्राइव करता है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को, ठीक है ना। अब कुछ रीजन्स है एचआरडी क्यों कहते हैं एसेंशियल है। पहला है एचआरडी डेवलप करता है कॉम्पिटेंसीज को, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को, जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या ऊपर बात करी है सर, हाँ, बिजनेस इज फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं कंटिन्यूस लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करवाता है, ठीक है ना। एचआरडी का अप स्किलिंग करवा के, री स्किलिंग करवा के, एक तो नया चीज़ सिखा के, दूसरा पुरानी चीज़ भूल गए तो उसको वापस रिवाइज करवा के, जिसको री स्किलिंग बोलते हैं। इन्हांस करना प्रोडक्टिविटी को और फ्यूचर प्रूफ बनाना हमारे वर्कफोर्स को, जैसे एआई आ रहा है तो उनकी नौकरी ना चल जाए इसलिए उनको एआई ड्रिवन करवा दिया गया, ऑटोमेशन सिखा दिया गया, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे आता है एचआरडी डेवलप करता है पॉजिटिव वर्क कल्चर को, जैसे टॉक्सिक और डेजिग्नेटेड वर्क कल्चर जो होते हैं जहाँ पे आपस में एम्प्लॉय एक दूसरे को बुरा करने में लगे हुए हैं, वो सब हटाता है और यहाँ पे सपोर्टिव और मोटिवेशन इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। एचआरडी हेल्प करता है इंकरेज करने में कोलैबोरेशन को, ये प्रमोट करता है एम्प्लॉय की वेलबींग को और बिल्ड करता है बेटा ट्रस्ट और इंगेजमेंट को, ठीक है ना। एचआरडी इंप्लीमेंट करता है व्हाई इट इज़ नीड, अडेप्ट करने के लिए मार्केट शिफ्ट को, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को। विदाउट द स्ट्रक्चर चेंजेस कैन बी लीड टू द रेसिस्टेंट कन्फ्यूजन एंड फेलियर। एचआरडी हेल्प करता है चेंज करने में मैनेजमेंट को, लीडरशिप डेवलपमेंट को और अलाइन करता है पीपल विद द स्ट्रैटेजी। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरडी क्या क्या होता है। इन्हांस करना एम्प्लॉय की स्किल्स को पढ़ के आए हैं सर ऊपर से, प्रमोट करना ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को ऊपर से पढ़ के आए हैं सर, करियर डेवलपमेंट करना पढ़ के आया है सर ऊपर से, इंप्रूव करना जॉब की सेटिस्फैक्शन को पढ़ के आए हैं, डेवलपिंग द लीडरशिप स्किल, जी बिल्कुल हम लोग ऊपर से अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो मैं वापस से चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है इतना इजंट अ बोरिंग नहीं है, बल्कि वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। अगेन अडेप्ट करना चेंजेस को, अभी एआई वगैरह वाला पूरा बात किया, वो सारे आ जाएंगे। रोल क्या आता है एचआरडी का, वर्क अपॉर्चुनिटी देना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाना, पर्सनालिटी अपने एम्प्लॉयज़ को, एबिलिटी को डेवलप करवाना, ऊपर सारी चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं अपन। कोऑर्डिनेटर रिलेशन, टीम स्पिरिट, मतलब आपस में बोलते हैं ना टीम बन के काम करना, हम साथ साथ है वाला ऊपर अभी एग्जाम्पल लिया है हमने, ठीक है। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द एचआरडी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लोगों को ट्रेन करना, डेवलप करना, ठीक है, पढ़ के आए हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल अभी ऊपर पढ़ के आए हैं हम लोग, ठीक है। करियर प्लानिंग पढ़ के आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पढ़ के आए हैं, ठीक है। मैं वापस से चीज़ों को नहीं पढ़ा रहा है, इंस्टेड मैं चाहूँगा तुम पॉज करके इसको पढ़ो, ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं होगा, ठीक है। ऊपर एक बात चीज़ें पढ़ा दी तो आपको बार बार खुद से पढ़ना है, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जब चीज़ें रिपीट होती है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अलग अलग पॉइंट कवर नहीं किया, मैंने कोशिश किया है कॉमन पॉइंट को कवर करो बुक लिखते वक्त, जिससे क्या हो सके तुम्हें कम क्वांटिटी में चीज़ों को याद करना पड़े और तुम बेटर आउटपुट निकाल पाओ। मतलब अल्टीमेटली मेरा भी फोकस वही एचआरडी वाला ही होता है बुक बनाते वक्त, तुम्हें पढ़ाते वक्त भी। एम्प्लॉय वेलफेयर सपोर्ट, सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो एचआरडी डिफाइन करके रखता है, एक बंदा है यहाँ पे, कल को बंदा हट गया तो फिर कोई इस पोजीशन पे कोई तो आएगा। जैसे अभी रतन टाटा पिछले साल उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, ठीक है। तो रतन टाटा जी टाटा एंड सन्स के साथ चेयरमैन थे, उनको लीड करते थे बेसिकली, टाटा का फेस तो रतन टाटा जी ही थे। लेकिन जब उनके जाने के बाद कोई तो बंदा आएगा ना उनके जगह पे, ये तो सच्चाई थी कि आदमी तो कल किसी ना किसी को जाना ही है, चाहे नौकरी छोड़ के जाए या दुनिया छोड़ के जाए, वो अलग बात होता है। तो उसके जब वो चला जाएगा तो क्या कंपनी डूब जाए? नहीं ना, उसको कहीं ना कहीं दूसरे बंदे चाहिए होंगे टेक ओवर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। कि उसके बाद कौन क्या रहेगा उसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। एक दो बंदों को पहले से ही प्रिपेयर करके रखो, जिससे क्या हो जाए जब एक बंदा मतलब जॉब छोड़ के चल जाए या फिर वो अब ना रहे तो उस केस में, या रिटायर हो जाए तो उस केस में उसके जगह पे, जैसे मुकेश अंबानी अपने देखो बच्चों को रेडी करके रखे, क्योंकि मुकेश अंबानी की अब एज 70 के आसपास पहुंच गई, तो वो रिटायरमेंट अगर ले लेते हैं तो उसके बाद उनके बच्चे टेक ओवर कर लेंगे, या फिर ऑलमोस्ट टेक ओवर कर ही चुकी है वो, ऑलमोस्ट बस ऊपर से व्यू देखते, सुपरवाइज करते हैं, बाकी सारे बच्चे ही कंट्रोल कर रहे हैं अब उनके। ये कल करके अगर मान लो मुकेश अंबानी की अनफॉर्चुनेट कुछ हो जाता है तो उस केस में उनके बच्चे रिलायंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मेथड एचआरडी रेफर टू द वेरियस टेक्निक अप्रोच यूज्ड इन एनहांस द स्किल, नॉलेज, एबिलिटी एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। दिस मेथड हेल्प इन इंप्रूविंग द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, प्रिपेयरिंग द एम्प्लॉयज फॉर अ फ्यूचर रोल्स एंड अलाइंग द पर्सनल ग्रोथ विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
ठीक है। द मेथड ऑफ HRD, HRD के कौन कौन से मेथड होते हैं? मैन पावर प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ के आए हैं, फीडबैक वाला भी पार्ट ऊपर से पढ़ के आया अपन, पोटेंशियल अप्रेजल, ठीक है ना, पढ़ के आए हैं, करियर डेवलपमेंट पढ़ के आए हैं, कंपनसेशन रिवॉर्ड मतलब सैलरी, अच्छा हेल्प काम करोगे तो अच्छा सैलरी वगैरह मिलेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट टेक्निक्स ये भी पढ़ के आए, ऊपर से टीम बिल्डिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हम लोग। आउटकम्स ऑफ HRD, HRD का क्या आउटकम्स होता है? तो ये इंप्रूव करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, पढ़ के आए हैं सर। इंक्रीज करता है जॉब सेटिस्फैक्शन, ऊपर से पढ़ के आया, मोटिवेशन पढ़ के आए हैं। उसके बाद हायर एम्प्लॉय रिटेंशन, आपकी एम्प्लॉय आपके जॉब में लॉयल रहती है आपको लेकर के, और आपके यहाँ जॉब करते रहते हैं, आपकी जॉब को छोड़ के नहीं जाते। मतलब जिस कंपनी के अंदर बेटा देखो एम्प्लॉय बहुत आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं ना, उस कंपनी को हायर एम्प्लॉय रिटेंशन, वहाँ पे ना उस कंपनी का वर्क कल्चर बहुत ख़राब माना जाता है कि यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है। इसको क्या बोलते थे? एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। अगर जिस कंपनी की सबसे ज़्यादा रहेगी उस कंपनी का वर्क कल्चर बहुत ख़राब माना जाता है, और जिस कंपनी में बहुत कम भी रहेगी वो भी खराब माना जाता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में एक बार नौकरी लग गई तो नौकरी जाने ही नहीं वाली है। उस केस में देखो गवर्नमेंट जॉब की हालत क्या है, एम्प्लॉयज़ कितने घटिया हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक सर्टेन लेवल पे होना चाहिए जहाँ पे लोग रिटायर भी हो रहे हैं, जो लोग अंडर परफॉर्मेंस एम्प्लॉय है उनको जॉब से निकाला भी जा रहा है, लेकिन जो अच्छे एम्प्लॉय है उनको मौका भी दिया जा रहा है। तो एक तरीके से पूरा फेयर प्ले होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल फेयर प्ले होना चाहिए। बेटर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लीडरशिप टैलेंट मिलता है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस होता है, सेम चीज़। अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, मतलब जो बढ़ते ये चेंज होती हुई जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके अंदर आप चेंज कर पाते हो और उस चेंज को अडेप्ट कर पाते हो। और इसी के साथ हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में बढ़िया तरीके से ये चैप्टर को कवर किया है। ओके, ज़्यादा समय मैंने आपका नहीं खाया है। जो बच्चे शॉर्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं एग्ज़ाम के पहले, उनके लिए तो बेस्ट है, वरदान है। तो अगर तुम्हारा एग्ज़ाम है तो तुम मुझे बताओगे अच्छे तरीके से, एक बार और वीडियो देख लो, ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसे पढ़ लेना, PDF हार्ड कॉपी दोनों ही तुम्हारे पास अवेलेबल है, जो भी चाहो। PDF तुम्हारे पास ऐप में, हार्ड कॉपी तुम ऑर्डर कर सकते हो, 2-4 दिनों में पहुंच जाएगा तुम्हारे यहाँ। और सुनो सुनो सुनो, फीडबैक ज़रूर शेयर करना, तुम बहुत मोटिवेट करते हो। तुम्हारा हर एक मैसेज जो बच्चा कमेंट करता है मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तुम्हारा हर एक वर्ड की सर आपका पढ़ाया बहुत मज़ा आया, एग्जाम, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आना, इंस्टा पे मैसेज, कहीं पे भी तुम मैसेज करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा ही मैसेज, क्योंकि मेरे लिए कंसिड्रेशन क्या है, तुमसे कोई फीस तो नहीं मांग रहा, बस यही मांग रहा हूँ, इतना तो कर सकते हो ना, एक अच्छी सी फीडबैक दे सकते हो कमेंट के अंदर, जिससे यूट्यूब क्या करे, इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाए। अगर भाई फीडबैक नहीं दोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो कोई भी यूट्यूब इसको पोस्ट नहीं करने वाला। इंस्टाग्राम पे पता है ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कैसे कंटेंट पुश होते हैं, तो यार अच्छे कंटेंट को भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दो पुश होने में। ओके, और अपना एग्ज़ाम कैसा गया वो भी ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन पढ़ रहे होंगे ना, अगर पढ़ रहे तो उनको भी शेयर करो, थोड़ी मुझे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें मज़ा आएगा पढ़ने में। बाय बाय।